नमस्कार दोस्तों। मैं काफ़ी दिनों में आज मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आज की जो वीडियो है बहुत ही धांसू होने वाली है। आज की नहीं, आज के बाद जो वीडियो आएगी वो एक से एक धांसू वीडियो आएगी। आज से मैं धीरे धीरे आपके लिए, अब एक साथ तो ऐसा नहीं है भाई, आज मैं सब्जेक्ट लेकर आया हूं, वो है इतिहास। और जो इतिहास है, हिस्ट्री जो है हमारी, मेरी हिस्ट्री में रुचि सबसे ज़्यादा है। वास्तव में तो जीके में सारी में ही रुचि है, लेकिन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रुचि है। और मेरा हिस्ट्री पहले से ही, जिसे कहते हैं, मजबूत सब्जेक्ट रहा है। बाकी कैसा मजबूत रहा है ये अपने आप क्लास देख के पता चल जाएगा। आज के बाद जितनी भी क्लास आएंगी अब से हिस्ट्री की, वो एक से एक बढ़ चढ़ के होगी। ठीक है, ऐसी हिस्ट्री जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं जो आपको हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ वो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबसे लेकर और यूपीएससी तक की हिस्ट्री में क्लियर करके चलूंगा, यूपीएससी तक की। ठीक है, आईएएस पीसीएस, इस लेवल की हिस्ट्री में आज आपको पढ़ाऊंगा। 30 से 40 मिनट की क्लास होगी और एक चैप्टर पे लगभग 5 से 6 क्लासों में एक चैप्टर को मैं कवर करूंगा। क्योंकि अगर एक क्लास में ही चैप्टर कवर करना है तो बहुत सारे चैनल कहीं से पढ़ सकते हैं। मैं जो कवर करूंगा आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, चाहे वो छोटी नौकरी हो या फिर बड़ी नौकरी हो, सब में आप सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन अच्छी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। अब से पहले जिसने भी मेरी हिस्ट्री पढ़ी है वो देख लेना, मैं जो एक बार पढ़ा देता हूँ वो दोबारा नहीं पढ़ाता हूँ। ये मेरी विशेषता है। जो एक बार मैं बता चुका हूँ मैं वो दोबारा नहीं बताऊंगा, हर बार कुछ नया पढ़ाऊंगा। तो अब से जो हिस्ट्री शुरू होगी वो कुछ नई होगी। आज तक ऐसी हिस्ट्री मैंने स्वयं नहीं पढ़ी है जैसी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए। इतने रोचक तथ्य होंगे इसमें जो आज तक ना तो आपने कभी सुने होंगे ना कहीं किसी किताब में पढ़े होंगे। ठीक है, जो भी है वो ऊंचे लेवल का पढ़ाया जा रहा है, तो आप नीचे लेवल वाले तो दिक्कत ही ना लें, क्योंकि जब ऊंचा पढ़ोगे तभी नीचे में सेलेक्ट होगे। मैं हिस्ट्री का वास्तव में हिस्ट्री सीटर हूं, और ऐसा हिस्ट्री सीटर कि कहीं से कुछ भी जो हिस्ट्री है उसमें कोई भी कैसा भी सब्जेक्ट है वो बढ़िया तरीके से आपको करा सकता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। इतिहास, हम पहले आपको बता दूं, हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, ना कि हम विश्व का इतिहास, हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतिहास में भाई हम इतिहास का पहला अध्याय शुरू करेंगे। मैं आपको पहले मोटे तौर पे बता देता हूं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। अध्याय, इतिहास का पहला अध्याय हम आज शुरू करने वाले हैं, अध्याय 1। ठीक है, जिसमें आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं। लगभग प्राचीन भारत के इतिहास में मेरे अनुमान से 60 से 70 वीडियो बन सकती हैं। आज तक आपने 2 पेज का प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा है। प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, तो आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास से भारतीय इतिहास की शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं हम किससे? प्राचीन भारतीय इतिहास से। तो पहले मैंने आपको बता दूं, इतिहास, इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? हमारा सवाल सबसे पहले ये है आपसे, इतिहास है क्या? जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए। इतिहास है क्या, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इतिहास क्या है, मैं आज पढ़ा रहा हूं, कल ये इतिहास बन जाएगा। कल कोई घटना हुई है, आज वो इतिहास बन चुकी है। जो हमारा बीता हुआ समय है, जो हमारा गुजरा हुआ समय है, उस समय को यदि हम आज दोहराएं तो इसका अर्थ है कि हम इतिहास को दोहरा रहे हैं।
हम बीते हुए समय का यदि वर्तमान समय में अध्ययन करने लगे तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही इतिहास कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं साधारण भाषा में, बाकी इतिहास की परिभाषा बहुत कठिन है, समझ में नहीं आती है। अतीत काल ऐसे लिखेगा वो कि वर्तमान प्रकाश में अतीत काल के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, वर्तमान के प्रकाश में अतीत काल के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको साधारण भाषा में लिख देना है। बीते हुए समय के अध्ययन को, बीते हुए समय के वर्तमान अध्ययन को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। बीते हुए समय के वर्तमान अध्ययन को इतिहास कहते हैं। क्लियर? इतिहास क्या है? बीते हुए समय के वर्तमान अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। यानी कि हमारा जो समय गुजर गया है, हमारा जो समय गुजरा है पीछे का, किसी भी देश का अपना इतिहास होता है, सभी देश का अपना इतिहास होता है। हमारा जो समय, ये आज इतिहास के बारे में बेसिक जानकारी है, ठीक है। अध्याय भी शुरू कर रहा हूं, लेकिन अध्याय में थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे। आज हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, केवल इतिहास क्या है वास्तव में। तो जो देश है, किसी भी देश का अपना अलग इतिहास होता है, कोई भी देश उसका अपना इतिहास होता है। भारत का अपना अलग इतिहास है, पाकिस्तान का अपना अलग इतिहास है, अमेरिका का अपना अलग इतिहास है, ब्रिटेन का अपना अलग इतिहास है, ऐसे सबका इतिहास होता है, ठीक है। तो हम भारत के इतिहास पर चर्चा करने जाएंगे, मतलब चर्चा करेंगे आज। इतिहास क्या है मैंने बताया। बीते हुए समय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। बीते हुए समय के अध्ययन को क्या बोलेंगे, बीते हुए समय के अध्ययन को हम बोलेंगे इतिहास। अब ठीक है, इतिहास बोलेंगे। जो इतिहास है, मैंने बताया प्रत्येक देश का अपना इतिहास होता है। जो इतिहास है, क्या किसी भी देश का इतिहास सच है, वास्तविकता है? मान लो भारत के इतिहास में जो बातें लिखी गई हैं, क्या वो सत्य है? छोटा सा सवाल है, सिर्फ कल्पना करनी है। भारत के इतिहास में जो बातें लिखी गई हैं, क्या वो सत्य है? चंद्रगुप्त मौर्य महान सम्राट था, क्या ये सत्य है? सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, क्या ये सत्य है? सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, क्या ये सत्य है? कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमने कुछ नहीं देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है। जो प्राचीन इतिहास है, जो हमारा पुराना इतिहास है, प्राचीन अर्थात पुराना, जो पुराना इतिहास है, गुजरा हुआ समय है, वो हमने तो नहीं देखा है। हम सिर्फ आज उसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन देखा नहीं है। तो फिर उसे सम्राट महान क्यों बताया गया है भाई चंद्रगुप्त मौर्य को? चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट महान इसलिए बताया गया है क्योंकि हमें उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो इतिहास के स्रोतों से मिलती है। और वास्तव में आज हम इतिहास के स्रोत ही पढ़ेंगे। हम इतिहास को 100% सही नहीं मान सकते, 100% नहीं मान सकते कि ये बात सच है। किसी भी देश के इतिहास को 100% शत प्रतिशत सही नहीं माना जा सकता है। आप कल्पना करके देखो, सोच के देखो, क्या हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, क्या वास्तव में हड़प्पावासी पशुपति शिव की पूजा करते होंगे, नाग पूजा करते होंगे, वृक्ष पूजा करते होंगे? क्या मानव गुफाओं में रहा होगा? इसके सिर्फ हमको तथ्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले हैं। अवशेषों को मानकर ही तो हम अनुमान लगा रहे हैं। ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, ये कोई 100% बात सत्य नहीं है। सिर्फ हम जो हमारे प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत है ना, उनको देखकर हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं। 100% इतिहास सही नहीं है। और एक और बात, जिस देश का इतिहास होगा वह उस देश के पक्ष में बोलेगा। किसी भी देश का इतिहास उस देश की तरफ झुका होता है। झुका होने का अर्थ है, यदि भारत का इतिहास है तो भारत का इतिहास भारत की तरफ झुका होगा, पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान की तरफ झुका होगा, अमेरिका का है तो अमेरिका की तरफ झुका होगा। झुका होने का अर्थ क्या है? झुका होने का अर्थ ऐसे नहीं है। झुका होने का अर्थ ये है, यदि भारत का इतिहास है तो वह भारत की विशेषता बताएगा, भारत की बड़ाई करेगा, भारत के लिए बड़ा चढ़ाकर बात कहेगा और दूसरों के लिए बुराई करेगा, ठीक है, या उनकी आलोचना करेगा। पाकिस्तान के इतिहास में पाकिस्तान की बड़ाई की जाएगी, वहां की विशेषता बताई जाएगी,
वहाँ के नेताओं की, वहाँ के राजा महाराजाओं की बात कही जाएगी। जबकि भारत के सामने पाकिस्तान के इतिहास को पाकिस्तान कहेगा कि हमारा इतिहास भारत से अच्छा है, और भारत कहेगा हमारा इतिहास पाकिस्तान से अच्छा है। तो कहने का अर्थ है जिस देश का इतिहास होगा वह उस देश के पक्ष में बोलेगा, विपक्ष में कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, अब इनको बोलते हैं, सबको जो बता रहा हूं इतिहास की सीमा। अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का यदि कोई दरबारी उसके बारे में विवरण लिख रहा है, उसके शासनकाल के बारे में लिख रहा है, तो एक बार बताओ क्या दरबारी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गलत लिख देगा? भाई हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, जो हमें मान लो कोई रचना है, ठीक है, कोई अभिलेख है, कोई स्मारक है, उनसे पता चलता है। अभिलेख तो अधिकतर सत्य होते हैं 90%। अब कोई रचना है जैसे मैगस्थनीज है, किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के में। तो क्या मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 100% सही लिखा था? भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया। ठीक है, तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंडिका में सही बात लिखी थी मैगस्थनीज ने? कह नहीं सकते, सिर्फ क्या अनुमान लगा सकते हैं। कोई भी दरबारी अपने शासक के बारे में कभी भी गलत नहीं लिख सकता, चाहे वो गलत था, लेकिन उसके बारे में आलोचना नहीं की जा सकती उसके दरबारी के द्वारा। मैं राजा हूं, आप दरबारी हैं, ठीक है, यदि आप मेरे दरबार में रहते हैं, मेरे आप राजकोष से वो क्या बोलते हैं वेतन प्राप्त करते हैं, ठीक है, मेरे अधीन कार्य कर रहे हैं, तो क्या आप मेरे खिलाफ कुछ रचना करेंगे? नहीं कर सकते। क्या करेंगे आप? मेरी बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे, मैं महान सम्राट हूँ, हमारे राजा ऐसे थे, उनका राज्य वहां तक था, बड़ा चढ़ा के बात करेंगे ना। तो इसका अर्थ यह है हम उन बातों को 100% सही नहीं मान सकते, कि कोई भी दरबारी अपने राजा की बुराई नहीं कर सकता। यही है इतिहास। ठीक है, तो हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं, इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिली, हम कैसे पुरानी बातों को जान सकते हैं, हमें कैसे पता चला। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि सिंधु नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, यहाँ से स्नान कर प्राप्त हुआ, ये हमें कैसे पता चला? इनकी जानकारी हमें कहाँ से होती है? इतिहास की जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे इतिहास के बारे में पता चला था, हमें इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन अध्ययन को या बीते हुए समय के अतीत के अध्ययन को वर्तमान में हम अध्ययन करने लगे तो उसे इतिहास कहते हैं। अब भाई हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास हम आज पढ़ने जा रहे हैं, और भारतीय जो इतिहास है इसे अब मोटे तौर पर 3 भागों में हम बांट लेते हैं, या 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते रहिए आप कैसे कैसे 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास नंबर 1, प्राचीन इतिहास नंबर 1, प्राचीन इतिहास नंबर 2, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास नंबर 2, मध्यकालीन इतिहास। नंबर 3 की बात करने लगे। नंबर 3 क्या है? तो नंबर 3 है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। तो इतिहास को हमने मोटे तौर पे कह सकते हैं 3 भागों में बांट लिया। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो भाई जो ऊपर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर जो दिख नहीं रहा है अध्याय 1 भारतीय, ये लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, तो इतिहास को मोटे तौर पर हमने 3 भागों में बांट लिया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इतिहास को हमने 3 भागों में बांट लिया। ठीक है, अब क्या होता है, हम जो शुरू करने जा रहे हैं वास्तव में इस पे क्या है, ये हमारा पुराना इतिहास है, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका नवपाषाण काल यानी पाषाण युग पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, इसमें प्राचीन इतिहास में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक काल पढ़ेंगे, और आपका साम्राज्य, मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका मौर्य वंश पढ़ेंगे, मौर्यंतर काल पढ़ेंगे, गुप्त वंश पढ़ेंगे, यानी कि लगभग 712 ईस्वी तक हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं मोटे तौर पे ये हिंदुओं का शासन था भारत में प्राचीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में
मुस्लिमों का शासन था। ठीक है, मुस्लिमों का शासन पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे इसमें। और आधुनिक इतिहास, इसमें अंग्रेजों का अधिकार था भारत पर। आधुनिक इतिहास अंग्रेजों का अधिकार, मध्यकालीन भारत मुस्लिमों का अधिकार, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास इस पर हिंदुओं का अधिकार या हिंदू राजाओं का जो शासन रहा था वो है प्राचीन इतिहास। मुस्लिम राजाओं का जो शासन था, मुस्लिमों का जो शासक था वो है मध्यकालीन इतिहास। और अंग्रेजों का शासन जो है उसे आधुनिक इतिहास, ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो शुरू कर रहे हैं भाई वो है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम सबसे पहले ये जानेंगे इतिहास की जानकारी के स्रोत। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इतिहास की जानकारी के स्रोत। इतिहास की जानकारी के स्रोत हमारा टॉपिक है आज का, इतिहास की जानकारी के स्रोत। हमें इतिहास के बारे में जो जानकारी मिली है वो कहां से मिली है, अर्थात इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिली है वो कहां से मिली है, इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो भैया इतिहास की जानकारी के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। हम इनको 3 भागों में बांट लेते हैं या बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांट कर इनको पढ़ लेते हैं इतिहास की जानकारी के स्रोतों को। पहला जो स्रोत है इतिहास की जानकारी का वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। दूसरा स्रोत जो है इतिहास के बारे में जो जानकारी हमें देता है वो कह सकते हैं हम विदेशी विवरण ले लेते हैं यहाँ से, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण ये दूसरा स्रोत है। हमें स्रोत का अर्थ है हमें इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिली है, हम कैसे जान पाए हैं वो हम बताने जा रहे हैं। जो तीसरा है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, इनके बारे में हमें इतिहास से जो जानकारी मिलती है इन सब के बारे में हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, इन तीनों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो भैया इन साहित्यिक स्रोतों को भी हमने 2 भागों में बांट लिया आगे। ठीक है, हमने 2 भागों में बांट लिया। नंबर 1 पे हमने लिख दिया धार्मिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में नंबर 1 पे आ गया भैया आपका धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत। नंबर 2 पे धर्मनिरपेक्ष स्रोत। धर्मनिरपेक्ष स्रोत। ऐसा अभी तक आपने पहले मुझसे ना पढ़ा होगा। धर्मनिरपेक्ष स्रोत, धार्मिक स्रोत और धर्मनिरपेक्ष स्रोत। ठीक है, जो धार्मिक स्रोत हैं अर्थात ऐसे स्रोत जो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, या वो स्रोत जो उस समय लिखे गए और किसी धर्म से जुड़े हुए हैं उनको पढ़कर हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हम धार्मिक स्रोतों में देख लेते हैं भाई, तो आप जानते हो कि वेद दूसरे, वेद के अलावा उपनिषद। ठीक है, वेद, उपनिषद और रामायण। चलो पहले हम इनको, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। जो धार्मिक स्रोत हैं इधर देख लेते हैं। धार्मिक स्रोत यहां पे लिख दिया हमने नंबर 1 धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत, जो ये धार्मिक स्रोत हैं, इन धार्मिक स्रोतों को हम प्रत्येक धर्म से जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदू धर्म से देखते हैं, जिनमें हिंदू धर्म में बोला जाता है इनको ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन सी चीज आती है? धार्मिक स्रोतों में सबसे पहले आपको लिखना है ब्राह्मण साहित्य। इसमें कौन कौन सी चीज आती है? इसमें आप कहेंगे वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण आदि और भी हैं।
ठीक है। वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद और पुराण, इनको पढ़कर ही तो पता चलता है भाई वैदिक सभ्यता के बारे में हमें कहां से जानकारी मिली है। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी कहां से मिली है? वेदों को पढ़कर। राम जी के बारे में, श्री राम के बारे में जानकारी कहां से मिली है? रामायण को पढ़ के। महाभारत हुई थी प्राचीन काल में, कहां से पता चला? महाभारत को पढ़कर। दुर्योधन था, श्री कृष्ण ने इसमें सारथी का किरदार निभाया, तो ये कहां से पता चला? महाभारत को पढ़कर। यदि हम इसको महाभारत को ना जानते, महाभारत को ना पढ़ते तो कैसे पता चलता? महाभारत को ना पढ़ते तो हमें क्या पता दुर्योधन कौन था, अर्जुन कौन था, किससे पता चला? महाभारत को पढ़कर। तो वो भी तो एक इतिहास है। इतिहास के बारे में जानकारी कहां से मिली हमें? इन स्रोतों से। तो जो स्रोत है, मैं पहले बता रहा हूं, जो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। तो आप पता है ना, वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण किससे जुड़े हुए हैं? हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम ले लेते हैं बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के भी हैं, बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं जिनको। बौद्ध ग्रंथों पर चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों में कौन कौन से आएंगे? तो बौद्ध ग्रंथों में जैसे कि आप ले लो त्रिपिटक। त्रिपिटक कभी कभी ऐसे पूछ जाते हैं, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है, या बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। इसके बाद लेते हैं दीपवंश। दीपवंश, दीपवंश के बाद लेते हैं महावंश। महावंश, दीपवंश, दीपवंश के बाद महावंश। महावंश के बाद ले लेते हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाएं भी ले लेते हैं। और जातक कथाओं के बाद ले लेते हैं हम महावंश, दीपवंश, त्रिपिटक, दिव्य वाचन। दिव्य वाचन, वाचन, ठीक है। दिव्य वाचन नहीं है, दिव्य वादन है, ये वादन है, दिव्य वादन। दिव्य वादन ले लेते हैं। दिव्य वादन के बाद हम ले लेते हैं ललित विस्तार। ललित विस्तार, ललित विस्तार के बाद ले लेते हैं हम बुद्धचरित। बुद्धचरित, ठीक है। और बुद्धचरित के बाद ले लेते हैं हम अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, तो भाई इन सब के बारे में हमें जानकारी जो देते हैं, ये बौद्ध ग्रंथ किसके बारे में जानकारी देते हैं? हम इतिहास के बारे में। कैसे? भाई बुद्धचरित है, बुद्धचरित में लिखा हुआ है महात्मा बुद्ध के बारे में, उस समय की राज्य व्यवस्था कैसी थी, कौन शासक था, महात्मा बुद्ध के बारे में। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जब बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, उन सब की बातें इसमें लिखी हुई हैं कि बौद्ध धर्म कैसे शुरू हुआ, कौन इसके संस्थापक थे, कहाँ इन्होंने अपने 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 मतलब उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने, कौन वहाँ का राजा था, कहाँ से जानकारी मिली हमें सब ये? इन बौद्ध ग्रंथों से, ठीक है। रामायण, महाभारत, वेद, क्या कहाँ से जानकारी मिली वैदिक सभ्यता के बारे में? इन ब्राह्मण साहित्य से, ठीक है, या कह सकते हैं वेदों से हमें जानकारी मिली। अब ऐसे ही कुछ जैन साहित्य हैं। अब ऐसे ही कुछ क्या है? जैन साहित्य हैं। ऐसे ही जैन साहित्य यहाँ पे लिखे देते हैं हम जैन साहित्य। ऐसे कुछ जैन साहित्य भी है, या जिन्हें कहते हैं ना जैन ग्रंथ लिखे देते हैं। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ भी है ऐसे जो हमें जानकारी देते हैं जैन धर्म से जुड़ी हुई। जैसे जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र है, ठीक है, भगवती सूत्र। जैन ग्रंथों में जैसे आप ले लेते हैं भगवती सूत्र है, ठीक है, और कल्प सूत्र है। मान लो सूत्र आ जाए तो आप लगा देना कि जैन ग्रंथ है। और आरंग सूत्र है, आरंग नहीं है, आचरंग, यह अपने नाम नया लग रहा होगा। आरंग सूत्र है, आचारंग सूत्र, आचारंग सूत्र। और परिशिष्ट पर्व है, परिशिष्ट पर्व है, परिशिष्ट पर्व। तो इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? परिशिष्ट पर्व, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जैन ग्रंथ है। ये इतिहास की जानकारी देते हैं सभी, ठीक है। कैसे हैं ये? इन सबको क्या कहेंगे हम? ये सभी धार्मिक स्रोत हैं, ठीक है। मैंने बताया इतिहास की जानकारी के 3 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण और पुरातात्विक स्रोत। हमने सबसे पहले उठाया साहित्यिक स्रोत, उसको 2 भागों में बांट लिया, धार्मिक स्रोत और धर्मनिरपेक्ष स्रोत।
अब हमने धार्मिक स्रोत सबसे पहले लिखे। धार्मिक स्रोत 3 धर्मों से जुड़े हुए हैं। ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं जिन्हें ब्राह्मण साहित्य बोलते हैं। वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद और पुराण। ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं जिन्हें त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं, दिव्यवादन और ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र और अभिधम पिटक। ये जैन ग्रंथ से संबंधित है। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र और परिशिष्ट पर्व। ठीक है, ये हमारे हो गए क्या, ये हमारे हो गए धार्मिक साहित्य। अभी हमने केवल धार्मिक साहित्य की बात की है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि धार्मिक स्रोत तो हो गए। अब होते हैं धर्मनिरपेक्ष स्रोत। ठीक है, अब होते हैं धर्मनिरपेक्ष स्रोत। धर्मनिरपेक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? तो धर्मनिरपेक्ष स्रोतों को भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। धर्मनिरपेक्ष स्रोत का अर्थ हुआ कि ऐसे स्रोत, इतिहास की जानकारी के ऐसे स्रोत जो किसी धर्म विशेष से ना जुड़े हो। ठीक है, जिनका धर्म से कोई लेना देना ना हो, जैसे धर्मनिरपेक्ष स्रोत बोलते हैं उनको, जिनमें किसी विशेष धर्म की ओर ना झुका हो या फिर किसी विशेष धर्म की जानकारी जिनमें ना दी गई हो। जैसे मैं ले लूं अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या किसी धर्म की जानकारी दे रहा है? नहीं दे रहा। सबसे पहले आपने इतने पढ़े क्या वो धर्म की जानकारी दे रहे थे? अर्थशास्त्र है। और हर्षचरित, ठीक है। और आपका ले लेते हैं राजतंत्र गिणी, राजतरंगिणी है। ये राजतंत्र गिणी नहीं है, ये राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी बहुत जरूरी है, ये राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी बताऊंगा अभी क्या है ये सब, किसने इनकी रचना की है। मुद्रा राक्षस ले लेते हैं, महाकाव्य ले लेते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम ले लेते हैं। मुद्रा राक्षस, ठीक है। महाकाव्य, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम के बाद ले लेते हैं स्वैपन व शब्दाता। ठीक है। अब कभी कभी इनके आपसे लेखक पूछ ले जाते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, और भी नाम है आपको आगे बता देंगे। हर्षचरित लिखी थी उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। राजतंत्र की किसकी है? कल्हड़ की है, कल्हड़। ठीक है, और मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की है, मुद्रा राक्षस। महाकाव्य किसका है? पतंजलि का है, महाकाव्य पतंजलि का है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? कालिदास की है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और स्वैपन व शब्दाता जो है ये किसकी है? ये भास की है, ये है भास की। तो ये क्या किसी धर्म की तरफ संकेत कर रहे हैं? इनको पढ़कर, जैसे अर्थशास्त्र को पढ़कर हमें क्या जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसकी राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, वास्तव में एक राजनीतिक प्रशासन से संबंधित बुक है, किताब है, जो लोक प्रशासन से जुड़ी हुई है। अर्थशास्त्र जो है तो किसी धर्म का संकेत नहीं करिए। हर्षचरित के बारे में, हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखी है। इससे पता चलता है हर्ष के समय की शासन व्यवस्था कैसे थी, राज्य विस्तार कैसा था। ठीक है, राजतंत्र गिरणी, इसमें क्या है? ये जो कल्हड़ ने रचित है, या कल्हड़ ने ये लिखी है, इसमें कश्मीर का इतिहास है। राजतंत्र गिरणी में क्या है? कश्मीर का इतिहास है, संस्कृत भाषा में ये लिखी हुई है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखी है, और इसी में पहली बार ऐतिहासिक झलक पर हमारी नजर पड़ती है। राजतंत्र गिरणी में जो संस्कृत में लिखी हुई है, कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, पांडवों से जुड़ी हुई है लगभग मेरे अनुमान से। ये मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने, बताएंगे इसके बारे में आगे। महाकाव्य पतंजलि ने। ठीक है, तो इन सब के बारे में
इन सब को जानकर हमें उस समय की जो शासन व्यवस्था है, उस समय की जो भारत की स्थिति है ना, उसके बारे में पता चलता है। इन सब को पढ़ के इन सब के बारे में हम जान लेंगे तो समझ लो कि हमें उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में पता चल जाएगा। जैसे हर्षचरित है, बाणभट्ट ने रचित की है, उसके दरबारी कवि थे हर्ष के बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने बताया हर्ष का शासन कैसा था, कैसे जनता थी, प्रजा की क्या स्थिति थी, महिला क्या करती थी, कर कैसे थे, ठीक है, कहाँ तक उनका राज्य विस्तार था, सैनिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो ऐसी जो व्यवस्था हमें हर्ष के बारे में पता चला, कहाँ से पता चला? हर्षचरित से। तो क्या हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के जानने का स्रोत है। इसको ना पढ़े तो हम हर्ष के बारे में कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो कहाँ से पता चल रहा है? इनसे। तो क्या है ये भी एक इतिहास की जानकारी के स्रोत है। इन्होंने भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। मैंने आपको अभी कुछ समय पहले महावंश, दीपवंश 2 बताए थे। किसमें बताए थे? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। ये क्या है? ये दक्षिण भारत के 2 बौद्ध मत हैं। दक्षिण भारत में 2 बौद्ध मतों का कह सकते हैं उत्पन्न हुए या विचार प्रस्तुत हुआ, जिसे कहते हैं दीपवंश और महावंश। ललित विस्तार अभी पीछे बताया, ललित विस्तार इसकी रचना नेपाल में हुई थी, ठीक है। और ये मैंने अभी बताया है। इसके अलावा अष्टधाई, अष्टधाई आपने सुना होगा, अष्टधाई। अष्टधाई से हमें क्या पता चल रहा है? अष्टधाई, अष्टधाई की रचना किसने की है? पणिनि ने की है, ठीक है। अष्टधाई की रचना किसने की है? पणिनि ने की है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? यह संस्कृत व्याकरण का पहला, संस्कृत व्याकरण की पहली रचना है। संस्कृत व्याकरण की क्या है? पहली रचना है संस्कृत व्याकरण, ठीक है। पणिनि ने रचित की है। इससे हमें क्या पता चलता है? मौर्य समाज के बारे में पता चलता है। जो मौर्य व्यवस्था ना, मौर्य समाज के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। भाई अष्टधाई को हम ना पढ़े तो क्या हमें पता चलेगा मौर्य समाज कैसा था? तो मौर्य समाज के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली है? अष्टधाई से। अष्टधाई किसने लिखी है? अष्टधाई जो लिखी है वो पणिनि ने लिखी है, पणिनि, ठीक है। और इसके अलावा एक महाभाष्य है। महाभाष्य किसकी है? महाभाष्य किसकी है? महाभाष्य की रचना किसने की है? इसकी पतंजलि ने की है, पतंजलि, ठीक है। महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने की है, ठीक है। पणिनि की अष्टधाई पर आधारित है महाभाष्य। महाभाष्य किस पर आधारित है? पणिनि की अष्टधाई पर ये आधारित है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में हमने सिर्फ आपको इतिहास के बारे में, इतिहास का सिर्फ परिचय बताया है। इतिहास का क्या बताया? सिर्फ परिचय बताया है इतिहास का। मैं आपको बढ़िया तरीके से, जिसे कहते हैं मजबूत तरीके से हिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ। हिस्ट्री मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। आप हिस्ट्री का मुझे हिस्ट्री सीटर कह सकते हैं। बढ़िया तरीके से हिस्ट्री को आपको कवर कराऊंगा, लेकिन समय लगेगा, ठीक है। आप कहें कि आज ही सारी वीडियो चाहिए, ऐसे नहीं मिल पाएंगी भाई। एक एक तथ्य एकत्रित करना पड़ता है। इतिहास पूरे जीएस का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, इससे बड़ा सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। इतनी तिथियां हैं, इतने अभिलेख हैं, इतने स्मारक हैं, सब पे विस्तार से चर्चा करनी पड़ती है। सबको एक साथ इकट्ठा करके देखना पड़ता है किसमें क्या कहा गया है। ऐसे नहीं कि यही क्लास हो गई आते ही, ऐसे क्लास नहीं होती है। क्लास करने में बहुत मेहनत लगती है। जो भी होगा यहाँ पे बढ़िया तरीके से होगा, समय लगेगा, लेकिन एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। समय एक बार खराब जाएगा, बार बार नहीं जाएगा। जो हाल ही में अभी नए विद्यार्थी हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो है। कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि आपको परमानेंट मैं आपको वीडियो देता हूँ लगातार, मैं कोशिश करूंगा आपको लगातार वीडियो दूंगा, ठीक है। ये सिर्फ हमने आपको आज इतिहास का परिचय दिया है, इतिहास का टेलर दिखाया है, फिल्म बाकी है भाई अभी। ये तो सिर्फ टेलर है, तो जल्दी हम आपको आगे लेकर आएंगे। मैंने आपको आज ये बताया है साहित्यिक स्रोत, फिर विदेशी विवरण पे चर्चा होगी, फिर पुरातात्विक स्रोतों पे चर्चा होगी, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभिलेख बताए जाएंगे पुरातात्विक स्रोतों में।